बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसमें हम सर्वे की बुक को हम जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा इंटरव्यू के लिए उसमें ग्राफ्स होंगे। ठीक है, ग्राफ्स पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी और एक दो लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें जिन लोगों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमें डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में नज़र आ जाता है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि उनसे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए और उनके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चले मैं लास्ट लेक्चर जो है मैंने यहाँ पे छोड़ा था और यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है और कि इसका फिज़िकल यानी कि फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ये एक कांस्टेंट नंबर के जो है ना या इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कम होगी तो दूसरे में उस हिसाब से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लें उनकी। एक में जितनी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करते जाएंगे जितनी अनसर्टेनिटी उसमें कम होती जाएगी, दूसरी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब देखें, ये पोजीशन है और ये मोमेंटम है। ठीक है, इन दोनों में अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली अनसर्टेनिटी इस तरह से है क्यों, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। दो चीज़ें हमारे पास, एक हमारे पास मोमेंटम है, एक पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपको पता है कि जो भी कोई क्वांटम पार्टिकल जब मूव करता है तो वो एज अ वेव पैकेट की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी वेव्स उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। पहला हम केस लेते हैं कि जी उसका मोमेंटम जो है वो सर्टन है। ठीक है, ये उसका क्या है, सर्टन है। अब इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, मोमेंटम आपका सर्टन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आप इस तरह लिख सकते हैं एच ओवर आई थिंक पी होता है। इसका मतलब है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो वेल डिफाइंड है, यानी सिंगल वेवलेंथ के जो है ना वहाँ से वेव्स गुजर रही हैं। अब देखें, अगर सिंगल वेवलेंथ की वेव्स गुजर रही हैं ना, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, यानी एक ही वेवलेंथ की वेव्स गुजर रही हैं तो एक ही तरह से वो एक पैटर्न बनाते हुए ही गुजरेंगी, उसमें फिर इंटरफेरेंस नहीं आएगी। ठीक है, देखें, इंटरफेरेंस कब आती है, जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं तो आपके पास इंटरफेरेंस नहीं आएगी, तो आपको ये पूरा पैटर्न है ये एक ही तरह का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसमें फिर कहीं पे भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी भी पॉइंट को कि यहाँ पे वो पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने मोमेंटम को कंप्लीटली सर्टन कर दिया तो आपने उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन जो है उसको आपने मिस कर दिया। मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको एक जो है ना वो गूगल से एक फिगर दिखा के उससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखिए। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट मोमेंटम है, प्रिसाइजली डिटरमिनेंट मोमेंटम है। ठीक है, उसमें आपको एक ही वेवलेंथ की यहाँ पे वेव आपको नज़र आ रही है और ये हर जगह पे एक जितनी है। आई होप आप लोगों को ये पिक्चर जो है ये विजिबल है। एक ही तरह की वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन जब आप मोमेंटम के अंदर, और इससे देखें आप बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पे होगा। ठीक है, आप पार्टिकल को लोकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हर जगह पे एक ही जैसा आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है वेव का, तो इस वजह से आप वहाँ पे पार्टिकल को लोकलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड केस है इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स आ रही हैं ड्यू टू लिटिल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसकी वजह से अब देखें यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। देखें यहाँ पे एक जगह पे एम्पलीट्यूड जो है वो एक तरह से बढ़ रहा है और फिर आगे जाके एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल कम हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है और ये जो पोजीशन है, अब आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन में जितने में ये आपके पास डेल्टा एक्स आपको नज़र आ रहा है, इस पोजीशन के अंदर आप पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को?
कि जैसे जैसे हमने मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ाई है तो वैसे वैसे आपके पास इस तरह से जो वेव है वो लोकलाइज्ड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जब वो लोकलाइज्ड होगी, जिस पॉइंट पे उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे पार्टिकल मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमने मोमेंटम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दे के पार्टिकल को हमने लोकेट कर लिया है। तो ये डिस्कशन थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अब इससे हम एक चीज़ जो है वो बता सकते हैं, इससे आप जो है वो बल्कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा 2 चीज़ें डिस्कस कर लूँ। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो एक और डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास डेल्टा ई डेल्टा टी, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू एच कट बाई 2, ठीक है। अब ये जो इसकी डेफिनेशन है ये भी हम वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन करें। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आप देखते हैं कि जब एक 2 एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है ना, तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल पीक आनी चाहिए, एक वेवलेंथ की पीक आनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी लेवल एक फिक्स पॉइंट पे है, ये एनर्जी लेवल है एक फिक्स एनर्जी पे है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है अगर हम उसको प्लॉट करें उसको, तो वो इस तरह से एक सिंगल ऐसे पीक आनी चाहिए, डेल्टा फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, किसी एक वेवलेंथ पे। लेकिन आप स्पेक्ट्रल लाइन को जब देखते हैं, जब ट्रांजिशन को आप देखते हैं किसी को, तो वो इस तरह से नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड आता है। आप कोई भी ट्रांजिशन लाइन देखते हैं तो वो इस तरह से होती है, यानी उसकी एनर्जी के अंदर थोड़ा सा स्प्रेड आया हुआ होता है। अब ये स्प्रेड किस वजह से आता है? ये स्प्रेड इस वजह से आता है कि जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसकी कोई ना कोई लाइफ टाइम होता है, ठीक है, और उसको हम डेल्टा टी से जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी लाइफ टाइम के अंदर उसकी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी उसका एक बैंड बनेगा, ठीक है, उसकी एनर्जीज़ का, और यहाँ पे भी एक बैंड बनेगा, यानी यहाँ पे वेल डिफाइंड एनर्जीज़ नहीं होंगी, एक आपके पास एक रेंज होगी, ठीक है। तो जब उसी से वो फिर ट्रांजिशन करता है तो उस वजह से आपको डिफरेंट यहाँ पे आपको एनर्जी की रेंज नज़र आती है, ठीक है। ये है थोड़ा सा आई थिंक MSc लेवल का कंसेप्ट है, आपने लेज़र में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। इसको ब्रॉडनिंग कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग होती है। तो लेकिन ये इस चीज़ को समझने के लिए जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं जी अगेन इस डेफिनेशन के ऊपर, एक्स और पी वाली डेफिनेशन के ऊपर। इससे अब एक जो है हम क्वेश्चन या एक पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि हमारे पास जब बीटा डिके होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल, यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियस से अगर वो इमिट हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करना चाहिए उसको। लेकिन हम तो कहते हैं हमारा जो मॉडल है, बोर मॉडल है, जो अभी तक वैलिड चल रहा है, और इससे आगे क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है, तो वो तो ये कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बता सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करें डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ठीक है, और एच कट बाई 2 है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स में अगर आप डायमेंशन यूज़ करें ना न्यूक्लियस की, यानी जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम वो यूज़ करें, तो यहाँ से जो डेल्टा पी आपके पास आता है ना, इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर हम ये डेल्टा एक्स जो है ये यूज़ करें, वो वाला जो न्यूक्लियस की डायमेंशन हैं, तो अगर फिर इलेक्ट्रॉन ने वहाँ पे रहना है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पे उसने भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को, द लाइन विड्थ ऑफ एटॉमिक एमिशंस, ठीक है। ये देखें ये आपको नज़र आ रही है, फ्रिक्वेंसी के अंदर एक शिफ्ट उसने निकाली हुई है। ये वही बात है जो ऊपर मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो जिनका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटर क्या चीज़ें होती हैं। तो वेव फंक्शन बेसिकली आपके पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है जो जिसे हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल की
डायनामिक्स को बताते हैं, ठीक है। बजाते खुद वेव फंक्शन जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। हम वेव फंक्शन से डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर हमें उस पार्टिकल की डायनामिक्स चाहिए, उस पार्टिकल की डिफरेंट उसके साथ एसोसिएटेड जो मोशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स अप्लाई करना पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है एनर्जी ऑपरेटर होता है, फिर मोमेंटम का ऑपरेटर है, फिर पोजीशन का ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती हैं, तब आपको जाके वो क्वांटिटी जो है वो मिलती है, ठीक है। मज़ीद आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्योरली इंटरेस्ट की बेस पे होती है, ठीक है। तो जिनको इंटरेस्ट है ज़्यादा वो इसके बारे में मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो डिस्कस करने वाली है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स की जो हमारे पास कन्फिगरेशन है उसमें क्या होता है, या आपके पास वेल में क्या होता है, इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें ना, ये आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कशन उसकी करना चाहूँगा, एक कंसेप्ट है टनलिंग, ठीक है। आपको पता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी उसके बैरियर से कम हो, तो क्लासिकली तो ये होता है कि पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वो पार्टिकल की उस बैरियर से दूसरी साइड पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे उसने जो है वो पोटेंशियल बैरियर से उसने टनलिंग को बताया हुआ है, ठीक है। तो टनलिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर पार्टिकल एक इंसिडेंट हो रहा है किसी बैरियर के ऊपर, यानी उसको किसी बैरियर का सामना है और उसकी एनर्जी जो है वो बैरियर से कम है, तो क्या होगा, क्लासिकली वो दूसरी साइड पे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है जाने की। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि आपके पास जो दूसरी साइड पे वो पेनिट्रेट कर सकता है। अब इसकी फ़िज़िकल फिनोमेनाज कौन कौन से हैं जी, इसके दो फिज़िकल फिनोमेनाज हैं। अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि आप ये बताएं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और फिर आपसे ये पूछा जाता है कि उससे आप फिज़िकल प्रोसेस कौन सा बता सकते हैं। तो दो मेजर फिज़िकल प्रोसेस हैं जो हम टनलिंग के थ्रू बता सकते हैं। एक आपके पास पीएन जंक्शन है, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो अल्फ़ा जो डीके है, ठीक है। तो दोनों में ऐसे होता है कि एक पोटेंशियल बैरियर होता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल भी एक पोटेंशियल बैरियर में ट्रैप होता है, ठीक है। और उसने उस बैरियर को क्रॉस करना होता है। उसकी एनर्जी वैसे कम होती है उस बैरियर से, लेकिन फिर भी वो वहाँ से पेनिट्रेट कर जाता है। तो एक प्रोसेस ये हो गया जो टनलिंग से हम बता सकते हैं, और एक प्रोसेस जो है वो पीएन जंक्शन, या जो आपके पास ये देखें, बल्कि यहाँ पे आ गया है, इसको आप देख लेंगे, अल्फ़ा डीके है, ठीक है, एप्लीकेशन जो है इसकी। उसके बाद स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और उसके बाद ये रेजोनेंट टनलिंग डिवाइसेस है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इसमें ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो आपके पास, हाँ, इवन फ्यूजन जो है, ये भी आपको पता है कि जब हम दो न्यूक्लियाई को पास लेके आते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान पोटेंशियल बैरियर होता है ना, कोलम्बिक, तो उसको ओवरकम करना होता है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए आप जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तीन प्रोसेस जो हैं, जो ज़्यादा मोस्टली डिस्कस किया जाता है वो आपके पास अल्फ़ा डीके होता है। ये देखें, यहाँ पे उसने ट्रांजिस्टर्स की भी बात की हुई है, ठीक है। तो ये दो तीन डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ करती हैं। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें कोई ख़ास इतना नहीं पूछा जाता। इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है एटॉमिक फिज़िक्स का, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एटॉमिक के मॉडल, एटम के मॉडल्स थे, इसके ऊपर डिस्कशन अक्सर होती है कि कौन कौन से मॉडल्स थे और किस तरह से वो रिजेक्ट हुए, फिर किस तरह से नए मॉडल्स जो हैं वो आए, और फिर उनमें उनको एक्सेप्ट करने की क्या रीज़न्स थी, और उनमें क्या लिमिटेशंस थी। तो ये बेसिकली चीज़ें जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि पहला मॉडल हमारे पास वो प्लम पुडिंग मॉडल था, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेड किए हुए हैं। ये थॉमसन जो है वो थॉमसन मॉडल जो है, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आपके पास क्लाउड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेड किए हुए हैं, ठीक है। फिर इसको अल्फ़ा जो रदरफोर्ड है उसने इसको चेक किया और उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो इस तरह से आपके पास फिर ये आ, आपके पास ये फाइंडिंग्स आई कि
जब अल्फ़ा पार्टिकल्स हिट हुए तो मोस्टली जो है वो सीधे गुजर गया, लेकिन कुछ जो है वो लार्ज एंगल के ऊपर उनकी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। तो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि सेंटर पे कोई हैवी मैस हो, चार्ज जो है वो कंसनट्रेटेड हो, जो कि उसको बहुत लार्ज एंगल्स के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्ट करवाए, ठीक है। लेकिन उसमें फिर एक और इशू था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, वो कहते हैं कि जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में है, तो उसको जो है वो रेडिएशन इमिट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अगर रेडिएशन इमिट करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है और फाइनली उसको न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसको फिर आगे आपको पता है कि बोहर का जो मॉडल है उसने आके उसको रेक्टिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे बोहर के पास्टुलेट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है, ठीक है। और जब ट्रांजिशन होती है तो उन्हीं ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी या अब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, ठीक है। और फिर ये आपके पास डेफिनीशन है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर इसमें बोहर में क्या प्रॉब्लम था जिससे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे गए थे। बोहर के अकॉर्डिंगली जो ग्राउंड स्टेट थी आपके पास हाइड्रोजन की, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं ग्राउंड स्टेट को, हाइड्रोजन उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो ज़ीरो है, ठीक है। तो उससे फिर आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत आपको ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए क्वांटम नंबर्स की, ठीक है, कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, और ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ है, ठीक है। इसके साथ ही फिर आपको जो है ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है उसका भी आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली वो क्या चीज़ है, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या चीज़ है, तो आई होप आगे यहाँ पे वो आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस जो हैं उन्हीं से हम लेज़र बनाते हैं। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में डिफरेंस क्या है कि आपके पास एक एटम जो है, एक जो एनर्जी स्टेट E1 से E2 में एक्साइट होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक तो ये हो सकता है कि वो खुद बहुत डिके कर जाए नीचे, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन अगर हम बाहर से एक फोटोन उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो वो फोटोन जो है वो उसको डिके करवाता है ग्राउंड स्टेट की तरफ, ठीक है। और दोनों फोटॉन्स जो हैं वो एक सेम जो है वो डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, ठीक है। और लेज़र के केस में हम यही यूज़ करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेज़र्स हैं, लेज़र का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि लेज़र लाइट में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कोहेरेंट होती है, ठीक है, यानी कि फेज़ रिलेशनशिप जो है वो इंडिविजुअल रेज का वो आपस में एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक होती है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो आपके पास वेवलेंथ जो है, वो सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है। यानी सिंगल वेवलेंथ ऐसे तो नहीं होता एग्जैक्ट सिंगल वेवलेंथ हो जाए, बट उसकी वेरी नैरो रेंज होती है, ठीक है। और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो इसका स्मॉल होता है, ठीक है। आपको पता है कोई भी लाइट है जब ट्यूबलाइट से निकल रही है या बल्ब से निकल रही है तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो जो लेज़र लाइट है उसमें है कि आपके पास एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है जी। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अक्सर जो पूछा जाता है वो ये है कि लेज़र की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ इस पैराग्राफ से पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लेज़र यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहा है, बाकी डिफेंस में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे लेज़र जो है वो अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का, ठीक है। इससे पहले एक मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स का आई थिंक चैप्टर है, वो मैंने इसको स्किप किया, उसमें कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं है, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, और ये जो है बस आप उसको देख सकते हैं वहाँ से कि आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से बस इनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है
ये न्यूक्लियर फिज़िक्स और पार्टिकल फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इंटरव्यू में और कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, न्यूक्लियर फिज़िक्स से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्यास में आ रहे हैं तो एटॉमिक एनर्जी के आप उसमें जो है वो उनके फेलोशिप पे आ रहे होते हैं, आपको जॉब भी उधर करना होती है, तो फिर और आपको पता है कि हमारा जो न्यूक्लियर जो फिज़िक्स है उसका कितना ज़्यादा यूज़ है हमारी एटॉमिक एनर्जी जो उनके डिपार्टमेंट जो मतलब उनका जो काम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इस वजह से वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करते हैं। अगर आप उनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स बताते हैं तो फिर तो बहुत है कि वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आप उनको नहीं बताते फिर भी वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में से लाजमी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर का टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फिज़िक्स को हम स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। और आई होप 1-2 दिन तक जो है वो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह एक लाइव सेशन भी हम करेंगे जिसमें आप लोगों की क्वेरीज़ होंगी, ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंटरव्यूज़ के लिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, ठीक है। तो आप लोगों की कोई उसमें ओपिनियन हो, कोई राय हो, तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को जी फ़िलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।